हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को, जिसमें करंटली वी आर एट ऑन द चैप्टर नंबर 5 विच इज एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। एंड ये वीडियो होगा हमारा पार्ट 9th ऑफ आर चैप्टर नंबर 5। टिल नाउ वी हैव सीन कि कैसे एक एक करके डिफरेंट इंडियन नेटिव पावर्स का खात्मा किया जा रहा है, उनकी टेरिटरी को ब्रिटिश एम्पायर में कन्वर्ट किया जा रहा है और कैसे एक्सपांशन की पॉलिसी आगे बढ़ रही है। वी हैव सीन सिंध, मराठास, बंगाल, मैसूर, इवन पंजाब, ऑल ऑफ दैट वी हैव सीन। बट आज हम जानेंगे कि ये कौन सी पॉलिसीज थी, ये कौन सी टेक्निक थी ब्रिटिशर्स की जिसके ज़रिए वो ये सब कर पा रहे थे। उनका जो एक्सपांशन हो रहा था उसके पीछे क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। एक्सटेंशन of British paramountcy through administrative policy. So, जो प्रोसेस था इम्पेरियल एक्सपांशन का, साथ ही साथ उनके एम्पायर को कंसोलिडेट करने का, वो कंपनी ने 1757 से 1857 तक दो मेथड के ज़रिए किया। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्लासे से लेकर रिवोल्ट ऑफ 1857 तक। इस टाइम पीरियड में जो उन्होंने एक्सपांशन किया और जितनी भी टेरिटरीज अक्वायर की वो दो स्पेसिफिक मेथड्स के ज़रिए की। एंड दोज वर नंबर 1, एक जो उनकी पॉलिसी थी वो थी नॉर्मल कॉन्क्वेस्ट और वॉर। आप वेज करेंगे वॉर, आप जीत जाएंगे अपनी सुपीरियॉरिटी ऑफ आर्मी की वजह से या अपनी टेक्निक से, और वो एरिया आपके टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड पॉलिसी थी और जो सेकंड एनेक्सेशन का उनका वे था वो था डिप्लोमेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑल्सो। सो वो क्या था? सो हमने पहले ही देखा है कि कंपनी कैसे डिफीट करती थी, सब्जुगेट करती थी वन बाय वन जितनी भी मेजर इंडियन पावर्स थी, वो बंगाल हो, प्लासे और बक्सर में, या फिर 4 एंग्लो मैसूर वॉर हो और फाइनली द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान हो, या फिर मराठास के साथ उनकी 3 एंग्लो मराठा वॉर्स हो एंड अल्टीमेटली उन्हें ट्रीटीज साइन करनी पड़े और अपने एरिया से अपना कब्जा ख़त्म करना पड़े, या फिर वो पंजाब के सिख हो, रंजीत सिंह हो, या आफ्टर रंजीत सिंह कैसे रानी जिंदन के साथ ट्रीटमेंट किया गया। ऑल ऑफ दैट वी हैव सीन। लेकिन ये सब हुआ है वॉर्स करके, वेजिंग वॉर्स अगेंस्ट देम, राइट। बट हम देखेंगे कि बहुत सी ऐसी इंडियन पावर्स भी होंगी जिन्हें ब्रिटिशर्स डिप्लोमेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के जरिए हराएंगे और उनकी जो ज़मीन है, उनका जो राज्य है, उसे अपने ब्रिटिश शासन में ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वॉरेन हेस्टिंग की बात करें सो इनकी एक पॉलिसी होगी रिंग फेंस पॉलिसी। अगर हम वेलेस्ली की बात करें सो इनका सब्सिडरी अलायंस, या फिर डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये 3 ऐसी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज है जिनके ज़रिए मेजर चंक ऑफ भारत की जो टेरिटरीज हैं वो उनके पास आ जाएंगी। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन, जो कि है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, जो कि है वॉरेन हेस्टिंग की। अभी हमें ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है फेंस क्या होता है। किसी के आस पास हम बाउंड्री जो बनाते हैं, एक तरीके की दीवार खड़ी करते हैं, फेंस बनाते हैं ताकि डायरेक्ट अटैक ना हो सके, कुछ प्रोटेक्शन मिल सके। तो ये पॉलिसी क्या थी? इसे वॉरेन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। अब जब वो गवर्नर जनरल बनते हैं तो उस वक्त जो ब्रिटिश की कंडीशन होती है वो बहुत क्रिटिकल होती है। व्हेन वॉरेन हेस्टिंग टेक्स द पावर, उन्हें बहुत सारी डिफरेंट पावरफुल पावर्स का सामना करना पड़ता है, जैसे कि मराठास हो, या फिर टीपू सुल्तान हो, या फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद हो। इन सब का सामना कार्नेटिक में या फिर डेक्कन साइड में उन्हें करना पड़ रहा था।
सो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग लाएंगे अपने रिंग फेंस पॉलिसी। अब ये क्या होगी? सो द मेन पर्पज ऑफ इट इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग द बफर जोन। अब बफर जोन क्या होता है? अगर ये ए टेरिटरी है एंड ये बी टेरिटरी है, सो इसके बीच का जो पार्ट होगा ये होगा इनका बफर जोन। अब वो उनके लिए कैसे कारामद साबित हुआ, दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, इट वॉज अ पॉलिसी ऑफ डिफेंस ऑफ देयर नेबर्स फ्रंटियर। आप अपने नेबर के फ्रंटियर को बचाओगे, सेफगार्ड करोगे, और उसके जवाब में आपकी खुद की टेरिटरी सेफ हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद आपकी टेरिटरी है, लेकिन आप अपने से पहले वाली टेरिटरी को ही गिरने नहीं दोगे ताकि कोई उसे पार करके आपके एरिया में ना आ पाए। अगर मैं इस बफर जोन की टेरिटरी को ही स्ट्रांगली सेफगार्ड करती हूँ एंड दिस इज माय टेरिटरी, सो द बी वुड जस्ट कम हियर एंड गो बैक, एंड वो मेरी टेरिटरी में कोई नहीं आ पाएगा। तो ये जो बफर जोन का यूजेज है वो रिंग फेंस पॉलिसी के जरिए वॉरेन हेस्टिंग करेंगे, और इसकी वजह से उनकी जो वॉर होगी अगेंस्ट द मराठाज एंड मैसूर, उसमें वो बहुत ही प्रोमिनेंटली हमें ये देखने को मिलेगा। जैसे कि हम जब मैसूर की वॉर्स पढ़ रहे थे तो हमने बार बार देखा कि मराठास जो थे या फिर जो हैदराबाद का निज़ाम था, उनकी साइड्स कितनी फ्रिक्वेंटली बदल रही थी। ऑल ऑफ दैट वो जो था रिंग फेंस पॉलिसी का एक पार्ट था। और जो सबसे बड़ा डेंजर था कंपनी की टेरिटरीज को, वो था अफगान इन्वेडर्स की तरफ से और साथ ही साथ मराठास की जानिब से, बिकॉज द वे दे यूज टू इन्वेड द टेरिटरीज। और उन्हें अब ये सब सेफगार्ड करना था, संभालना था इन डेंजर्स के खिलाफ। सो कंपनी अंडरटुक करेगी ऑर्गेनाइजेशन, और किस चीज़ का? वो डिफेंस करेगी फ्रंटियर का, फॉर एग्जाम्पल ऑफ अवध। और अवध का जो नवाब होंगे वो क्यों मानेंगे कि ब्रिटिशर्स उनकी टेरिटरी में आकर उसे सेफगार्ड करे? सो वो कहेंगे that the नवाब would defray the expenses of the defending army, कि हम आपकी आर्मी से मदद करेंगे। दैट मीन अगर आपके ऊपर कोई भी अटैक करता है, सो हम हमारी ब्रिटिश आर्मी के जरिए आपको डिफेंड करेंगे, लेकिन इसके जवाब में आपको हमारे एक्सपेंसेस, हमारे खर्च बर्दाश्त करने होंगे। यू जस्ट लुक आफ्टर आवर एक्सपेंस, हम आपको डिफेंड करेंगे। एंड वी ऑल नो कि जो इंग्लिश की आर्मी थी वो कितनी सुपीरियर थी विथ रिगार्ड टू द टेक्नोलॉजी एंड डिसिप्लिन एंड वे ऑफ वर्किंग। सो इसकी वजह से लोग उसके फांसे में आ जा रहे थे। अब जो डिफेंस ऑफ अवध था कॉन्स्टिट्यूटेड द डिफेंस ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दैट टाइम। अब जो स्टेट्स ब्रॉट अंडर द रिंग फेंस सिस्टम जो थी, उन्हें कहा गया था कि आपको मिलिट्री असिस्टेंस दी जाएगी किसी भी बाहरी ताकत के अटैक से, अग्रेशन से, बट ये खर्च आपका खुद का होगा और आपको हमें देना होगा। अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो उनके जो अलाइज थे, टेक्निकली उन्हें सब्सिडरी फोर्स दी गई थी और वो ऑर्गेनाइज भी कर रहे थे, और कंप्लीटली इक्विप्ड और कमांडेड बाय थी वो ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश। मीन्स आप पैसे दे रहे हो बट आर्मी जो है वो होगी ब्रिटिशर्स की, वही कमांड करेंगे और वही उसको मेंटेन करेंगे। आपको देना होगा पैसा, यू हैव टू पे, एंड दैट पेमेंट वाज ऑलवेज वेरी हाई। हम अगर वेलेस्ली की सब्सिडरी अलायंस की बात करें, सो हम कह सकते हैं कि रिंग फेंस जो सिस्टम था वो हेस्टिंग का, उसका सेकेंड पार्ट हम सब्सिडरी अलायंस को कह सकते हैं, उससे एक स्टेप अहेड। और जो रिंग फेंस सिस्टम या फिर सब्सिडरी अलायंस है वो रिड्यूस कर देता है इंडियन स्टेट्स को एक ऐसी पोजीशन में कि वो डिपेंडेंट हो जाते हैं कंप्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट पर, अपनी आप को बचाने के लिए, अपनी टेरिटरी की रक्षा करने के लिए। और ऑफ कोर्स उसके लिए उन्हें इतना हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है कि लेटर ऑन ऐसी सिचुएशन भी आ जाएगी कि दैट दे वर नॉट एबल टू पे इट, और फिर उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा खुद की टेरिटरीज को गंवा कर। बट दैट विल डील अहेड। करंटली आफ्टर रिंग फेंस उसका जो सेकंड स्टेज था वो था सब्सिडरी अलायंस, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के जरिए। ये गवर्नर जनरल रहे भारत के 1798 से 1805 तक, और ये कहा जाता है कि इन्होंने इंडियन में अंपायर को बढ़ाया और जो कामयाबी दी वो बहुत ही कमेंडेबल है। इनके इस सिस्टम के जरिए क्या हुआ कि जो अलाइंग इंडियन स्टेट थे
उन्हें कंपेल किया गया कि आप एक परमानेंट स्टेशनिंग रखिए हमारी फोर्स की, हमारी ब्रिटिश आर्मी की आपकी टेरिटरी में, और आप हमें एक अमाउंट पे कर दीजिए इसके मेंटेनेंस के लिए। इससे क्या होगा कि आप पर अगर कभी भी कोई भी अटैक करेगा या कोई भी अग्रेशन आपके एरिया में होगा, सो वी वुड बी वेरी इजीली काउंटर दैट, क्योंकि हम ऑलरेडी आपके यहाँ परमानेंटली स्टेशनड है। अब जो इंडियन रूलर थे वो अग्री कर जाते हैं कि ठीक है, हमारे यहाँ एक रेसिडेंट भी पोस्ट कर दिया जाए ब्रिटिशर्स का। अब अगर आपके कोर्ट में, आपके दरबार में एक ब्रिटिश रेसिडेंट है, सो आपके कोर्ट में जो कुछ भी हो रहा है, आपके जो भी प्लान्स हैं, आप जो कुछ भी बातें कर रहे हैं, एवरीथिंग इज डायरेक्टली गोइंग टू द ब्रिटिशर्स। सो टेक्निकली आप अपने आप को, अपने पूरे गेम को ओपन कर देंगे ब्रिटिशर्स के सामने, और उनकी आर्मी तो परमानेंटली स्टेशनड एनीवेज है अंडर दिस सिस्टम। और क्या करना पड़ा, इंडियन रूलर्स जो थे उनके सामने एक और शर्त रख दी गई, जो भी सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट करते थे, कि आप किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते अपने दरबार में, अपनी टेरिटरी में एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते बिना हमारे कंसल्टेशन के, हमारे किसके, कंपनी के। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछे बिना किसी भी यूरोपियन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते थे। फर्दर, अगर आपको किसी से वॉर करनी है, किसी से नेगोशिएशन करना है, कुछ भी करना है, सो यू कैन नॉट डू इट अगेन विदाउट हमारे गवर्नर जनरल को कंसल्ट किए, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंग्लिश। सो यू डोंट हैव द कैपेसिटी कि आप किसी को एम्प्लॉय कर सके। ना ही सब्सिडरी अलायंस के बाद आपके पास ये राइट है कि आप अपनी मर्जी से किसी पर वॉर या अटैक कर सकते हैं, या कोई निगोशिएशन किसी और दूसरी टेरिटरी से कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को। और इसके रिटर्न में क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा दैट ब्रिटिश आपको डिफेंड करेंगे आपके एनिमीज से, एंड एक पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर्स भी आपको इसके साथ मिलेगी। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, अगर हैदराबाद ये साइन करते हैं सब्सिडरी अलायंस, सो उनके जो इंटरनल मैटर्स होंगे उसमें इंग्लिश इंटरफेयर नहीं करेंगे, और अगर हैदराबाद पर कोई भी अटैक करेगा सो ब्रिटिशर्स उनका साथ देंगे और हैदराबाद को स्टेशनड आर्मी के जरिए मदद पहुंचाएंगे। बट इन सब के नतीजे में आपको बहुत कुछ गंवाना है और एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो था बिहाइंड वेलेस्ली की स्ट्रेंथनिंग ऑफ सब्सिडरी अलायंस, वो था फ्रेंच को दूर से दूर रखना, और जो एक्सपांशन है फ्रेंच का जो बढ़ रहा है उसे रोकना। क्योंकि अगर आप किसी की कोर्ट में हो तो दैट मीन्स यू नो एवरीथिंग वहाँ पर क्या हो रहा है। अगर कोई और यूरोपियन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, दैट मीन्स कोई फ्रेंच को भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। साथ ही साथ किसी से भी निगोशिएशन आप गवर्नर जनरल से कंसल्टेशन के बगैर नहीं कर सकते। दैट मीन्स कोई भी अलाइड जो पावर होगी इंडिया की, वो नहीं फ्रेंच के साथ कुछ भी ट्रीटी, कोई भी निगोशिएशन कर पाएगी बिना इंग्लिश के जाने। सो ये उनके लिए एक इजी सिचुएशन हो गई थी। इसी वक्त हम देखते हैं कि नेपोलियन के एक्सपेडिशन टुवर्ड्स द ईस्ट भी बहुत सुनने में आ रहा था, एंड ब्रिटिश वर वेरी फियरफुल कि देयर इज अ चांस कि फ्रैंको रशियन इन्वेजन हो जाए। देन फ्रेंच के साइड से उन्हें एक और डर ये था कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पर उनकी मॉरिशियस की, फ्रांस की जो मॉरिशियस की कॉलोनी है वहाँ से अटैक ना हो जाए। सो इन सब की वजह से जो क्लॉजेस थे सब्सिडरी अलायंस में वो बढ़ते जा रहे थे, और ट्रीटी रिक्वायरिंग द इंडियन रूलर्स टू डिसमिस यूरोपियंस, ब्रिटिशर्स के अलावा किसी भी यूरोपियन को उन्हें अपने दरबार में, उन्हें अपनी टेरिटरी में रखने का या अलायंस में रखने का मौका नहीं दिया गया। उन्हें अपनी सर्विस में नहीं रख सकते, दैट इज नॉट टू एम्प्लॉय। और इस सिस्टम से क्या होता है कि कंपनी की फोर्सेस बहुत स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर आ गई हैं, और फ्रेंच जो है वो दूर से दूर होते चले गए हैं। अब जो सब्सिडरी अलायंस था उससे कंपनी की जो टेरिटरीज हैं वो बहुत एक्सपांड हो जाएंगी, और उनका एक तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा इंडियन स्टेट पर, और जिसकी वजह से हम देखेंगे स्लो स्लो जो टेरिटरी है कंपनी में वो बढ़ती ही चली जाएगी।
अब इंडियन रूलर्स ने इसमें क्या खोया, उन्होंने अपनी पूरी आज़ादी, पूरी इंडिपेंडेंस खो दी, और इसके नतीजे में उन्हें सो कॉल्ड सिक्योरिटी, सो कॉल्ड डिफेंस मिला, जो कि हम जाकर देखेंगे किस लेवल का था। उनके पास कोई भी फ्रीडम नहीं थी, इवन टू इंटरफेयर फ्रॉम द ब्रिटिश रेसिडेंट, के हर चीज़ में जो उनके दरबार में रेसिडेंट होता था वो उसमें इंटरफेयर करता था। वो लोग एक स्ट्रॉन्ग अमाउंट पे करने की वजह से इतना बड़ा रेवेन्यू हाथ से गंवा देते हैं, क्योंकि जो ब्रिटिश ट्रूप्स का मेंटेनेंस होगा वो बहुत हाई होगा। साथ ही साथ इस अलायंस ने कोई ताकत नहीं दी इंडियन रूलर्स को, उल्टा उन्हें वीक कर दिया और उन्हें एक तरीके से इररिस्पॉन्सिबल भी बना दिया, बिकॉज दे हैड द बिलीव या दे आर हियर, अगर कोई अटैक होगा सो ब्रिटिश आर गोइंग टू हेल्प अस एंड प्रोटेक्ट अस। वो उनके प्रोटेक्टोरेट बनते चले गए, उनकी खुद की जो आकांक्षाएं हैं वो बहुत खत्म हो गई, और जो वहाँ की अवाम थी, वहाँ की रियाया, द सब्जेक्ट्स, उन्हें बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, और इतना ज़्यादा वो इन्फिल्ट्रेट हो गए थे कि इट वॉज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू डिपोज द ऑपरेसिव रूलर्स। क्यों? क्योंकि दे वर प्रोटेक्टेड बाय द ब्रिटिश। अब सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि भुगतना सब कुछ पड़ रहा था वहाँ के सब्जेक्ट्स को, इतने अप्रेसिव रूलर्स थे उनके ऊपर, साथ ही साथ उन्हें प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश मिल गया था। नाउ द कंडीशन ऑफ द पीपल वर रियली बैड अंडर द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम। So, let's see how it evolved and leads towards its perfection. So, हम देखेंगे कि it was Duplex who first started, letting their army on, you can say, on higher bases. और ये यूरोपियन ट्रूप्स को इंडियन के जो रूलर्स थे इंडिया के, वो अपनी वॉर्स लड़ने के लिए हायर करने लगे। लेकिन उनके बाद जितने भी गवर्नर जनरल आते हैं टिल द टाइम ऑफ क्लाइव, हम देखते हैं कि ये सिस्टम अप्लाई किया जाएगा, एंड इसी की तरह ये सिस्टम जो है परफेक्शन की तरफ बढ़ जाएगा। हम देखते हैं कि फर्स्ट इंडियन स्टेट जो है, जो इस ट्रैप में गिर जाती है, द ट्रैप ऑफ प्रोटेक्शन, कि आप हमें पैसे दें हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, वो होगा अवध। हम देखेंगे कि 1765 में अवध एक ट्रीटी साइन करेगा कंपनी के साथ, जिसमें कंपनी इस बात का प्लेज करेगी कि हम आपके फ्रंटियर्स को, आपकी बाउंड्रीज को हम डिफेंड करेंगे, इस कंडीशन पर कि इस डिफेंस का जो पैसा होगा, जो एक्सपेंस होगा, वो नवाब बेयर करेगा। दैट मीन्स अवध इज गोइंग टू पे फॉर द आर्मी, द ट्रूप्स दैट आर रिक्वायर्ड टू सेफगार्ड अवध्स फ्रंटियर। 1787 में हम देखेंगे कंपनी फर्स्ट इंसिस्टेड कि सब्सिडरी स्टेट शुड नॉट हैव फॉरेन रिलेशंस। अब देखिए, हम देखेंगे कैसे स्लो स्लो एक एक क्लॉज ऐड होते जाएंगे, और कैसे जो सब्सिडरी स्टेट है, और इन दिस केस अवध, उसकी सारी पावर को कॉन्फिस्केट किया जाएगा। तो पहला उन्हें कहा जाएगा कि आप फॉरेन रिलेशंस नहीं रख सकते हमारे से कन्फ्रंट किए बगैर, हमसे कंसल्ट किए बगैर। दिस वॉज इंक्लूडेड इन द ट्रीटी विद नवाब ऑफ कार्नेटिक, जो कॉर्नवालिस ने साइन की थी 1787 में। लेटर जब नवाब ऑफ कार्नेटिक के साथ भी ट्रीटी साइन की जाएगी तो उसमें ये क्लॉज ऐड हो जाएगा। बट हम देखें अगर, तो ये वेलेस्ले का ही जीनियस प्लान था टू मेक जनरल रूल के वो नेगोशिएट करे फॉर द सरेंडर ऑफ टेरिटरी इन फुल सोवेनिटी ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द सब्सिडरी फोर्स। इस जीनियस आइडिया की वजह से जो भी सब्सिडरी स्टेट होता था उसे अपनी टेरिटरी में सोवेनिटी जो है ब्रिटिशर्स को देनी पड़ती थी। दैट अपर हैंड दे हैड टू गिव इट टू द ब्रिटिशर्स। अब कौन कौन से डिफरेंट स्टेजेस में या मैनर्स में अप्लाई किया जाता था सब्सिडरी अलायंस? सो बेसिकली यहाँ पर 4 स्टेजेस थे। शुरुआत में कंपनी आपको हेल्प ऑफर करेगी कि आप हमारे फ्रेंडली इंडियन स्टेट है, हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, हम हमारी ट्रूप्स दे देंगे आपको फाइट करने पर व्हेन एवर यू नीड। लेकिन सेकेंड स्टेज आते आते उन्हें कहा जाएगा consisted of making a common cause with the Indian state now made friendly and taking the field with its own soldiers and those of the state। अब कहा जाएगा कि हम हमारे सोल्जर्स और आपके जो स्टेट के सोल्जर्स हैं उन दोनों को मिलाकर वी आर गोइंग टू वर्क फॉर यू। बट थर्ड में दे वुड से अपने इंडियन अलाय को
कि आप हमें अपने ट्रूप्स मत दीजिए, जो कि सेकंड स्टेज में कहा गया था कि स्टेट के सोल्जर्स अब कहेंगे कि आप अपने ट्रूप्स, अपने मेन हमें मत दीजिए, जस्ट गिव अस द मनी। रिटर्न में हम कंपनी के जितने भी रिक्रूटेड मेन हैं हम उन्हें यूज करेंगे, हम नए मेन लाएंगे, वी आर गोइंग टू ट्रेन देम, वी आर गोइंग टू मेंटेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, हर चीज हम करेंगे, यू डोंट हैव टू वरी, यू जस्ट गिव अस मनी। ये हो गया थर्ड स्टेज। अब जो पूरा कंटिंजेंट है, पूरी आर्मी जो है, सब कुछ ब्रिटिश करने वाले हैं, आपको सिर्फ अपने अग्रेसर से हम दूर रखेंगे, यू डोंट हैव टू वरी फॉर अ थिंग। लेकिन हम देखेंगे जो फोर्थ और लास्ट स्टेज होगा, अब द मनी, और अगर हम उसे दूसरे लफ्ज में कहें तो प्रोटेक्शन फी, ये फिक्स हो जाएगी। अब ये कोई आम सी छोटी रकम तो होगी नहीं, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हाई अमाउंट, हाई लेवल का प्रोटेक्शन फी सब्सिडी स्टेट को देना होगा। अब बहुत सिचुएशन ऐसी आएगी जब स्टेट ये पे नहीं कर पाएगा, दे वुड फेल टू पे टाइम पर पैसा, और इसका नतीजा ये होगा कि उन स्टेट्स को कहा जाएगा कि आप टाइम पर नहीं भर पा रहे हैं तो आप अपने कुछ पार्ट्स जो है अपनी टेरिटरी के हमें सीड कर दीजिए, हमें दे दीजिए। सो ऐसे पेमेंट के बदले में जब लेट हो जाएगा सो स्लो स्लो करके टेरिटरीज को अपने कब्जे में लेगा ब्रिटिश। द कंपनीज एंट्री इनटू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट हैड बिगन, और अब जो कंपनी है वो स्टेट के अफेयर्स में भी इंटरफेरेंस करने लगेगी। क्यों? क्योंकि उनका एक ब्रिटिश रेसिडेंट ऑल द टाइम आपके स्टेट में है। टू इनिशिएट, सस्टेन एंड हेस्टन द प्रोसेस, जो कि है इवेंचुअल अनेक्सेशन। इन सभी चार स्टेज का फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, इवेंचुअल रिजल्ट क्या है? अनेक्सेशन, आपके स्टेट पर कब्जा। सिडनी जो जे ओवन लिखते हैं, जो कि वेलेस्ले के डिस्पैचेस के सिलेक्शन में से लिखते हैं, कि वेलेस्ले ने जो ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया था उसको ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया बना दिया। कैन यू अंडरस्टैंड हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि ब्रिटिशर्स का जो एम्पायर भारत में था उसको वेलेस्ले ने भारतीय एम्पायर बना दिया ब्रिटिशर्स का। जस्ट प्ले ऑफ द वर्ड्स है। और वो कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर्स थी इंडिया में उसमें कंपनी को सुप्रीम कर दिया, और देखते ही देखते पूरी कंट्री के अकेले प्रोटेक्टर बन गए। कैसे ही सब नेटिव रूलर्स उनके अंडर आ गए, और इस सभी चीज़ों का श्रेय वेलेस्ली को देते हैं सिडनी जे ओवन। अब हम देखेंगे कहते कौन से स्टेट्स थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया सब्सिडियरी अलायंस। So Indian princes who accepted the alliance were, the very first one were निज़ाम of हैदराबाद। अभी आपको the sequence कि किसने पहले एक्सेप्ट किया is important to remember. Then ruler of मैसूर टीपू सुल्तान, the ruler of तंजौर नवाब of अवध, the पेशवा that means the Marathas, the भोसले राजा of बेरार, the शिंद्याज, देन राजपूत के स्टेट्स जैसे कि जोधपुर, जयपुर, मचेरी, बूंदी, इवन द रूलर ऑफ भरतपुर, द होलकर्स, अगेन द मराठास, वो जो थे वो लास्ट मराठा कॉन्फेडरेशन थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया सब्सिडियरी अलायंस फाइनली जाकर 1818 में। सो कितने मेजर किंगडम्स जो हैं उन्हें वन और द अदर रीजन की वजह से सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इन 1950 कर्नल ऑफिस पेपर जो है वो कहते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे या ब्रिटेन जो था वो एक सी फेयरिंग एंड ट्रेडिंग नेशन था, जो एक नए रास्ते की तलाश में निकला था और उनका मेन पर्पस था ट्रेडिंग। बट स्लोली वो देखते हैं कि वो बन जाते हैं कलेक्टर ऑफ आइलैंड्स एंड पेनिनसुलाज। वो छोटे छोटे आइलैंड्स को, जजीरों को, जगहों को अपने कब्जे में लेने लगते हैं, उन्हें कलेक्ट करने लगते हैं। जॉन सीले फर्दर कहते हैं कि रेगिस के प्रोफेसर जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो कैम्ब्रिज में पढ़ाते हैं, उनका कहना है कि हम जैसे कि ब्रिटिशर्स स्टार्ट किए थे टू कॉन्कर एंड पीपल हाफ ऑफ द वर्ल्ड इन फिट ऑफ एब्सेंस ऑफ माइंड, कि हमने आधे से ज़्यादा जो चीज़ें अपने कब्जे में ली
वो तो एब्सेंस ऑफ माइंड में ले लियो, बिना चीजों को सोचे समझे हम चीजों को अपने कब्जे में लेते चले गए। यहाँ पे सीले का कहने का मतलब ये है कि कोई एक बहुत बड़ा कोहेरेंट पॉलिसी नहीं था ब्रिटेन का अपने एक्सपांशन के, जो उन्होंने इंपेरियलिज्म फैलाया, जो एक्सपांशन किया टेरिटरी का, उनके पीछे कोई बहुत बड़ी कोहेरेंट पॉलिसी नहीं थी, बल्कि डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसी थी चीज़ों को और सिचुएशन को देखकर। 1950 का एक पेपर एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो आइलैंड्स को अपने कब्जे में लिया जा रहा था, उनका मेन मकसद था कि ट्रेड में अपने सी रूट्स को प्रोटेक्ट करते जाएं, ताकि कोई और वहां पर पावर आकर ट्रेड में अपनी मोनोपोली ना कायम करे। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं कि ये तो ट्रेड के लिए था, लेकिन जब एम्पायर बनाया गया तो उसके पीछे क्या रीजन देंगे? यहाँ पे सारे रीजन जो है सेल्फिश है, खुदगर्ज है। क्योंकि यहाँ पे उनकी मोटिवेशन मुनाफा नहीं थी, यहाँ पे उनकी मोटिवेशन पैसा थी, स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाना था, अपने पैसे को, अपनी वेल्थ को डिफेंड करना था, एक नई जो वो इज्जत पाए थे उसे अपनी पैसे से और बढ़ाना था। ये सारे रीजंस थे। और इन सभी की वजह से वो इतने नेटिव पॉपुलेशन, जो वहाँ की कॉलोनी के लोग थे, जिस जगह वो जाते थे वहाँ के जो देसी लोग होते थे उन्हें स्लॉटर करते थे, उन्हें बर्बाद करते थे, खून किया जाता था। एंड जितनी भी रेसेस थी, इवन अगर वो बहुत सोफिस्टिकेटेड और एजुकेटेड भी थी, उन्हें इन्फीरियर फील कराया जाता था रूलिंग क्लास के जरिए, रूलिंग कास्ट के जरिए, जो के थे ब्रिटिशर्स। ये कहते हैं वॉल्टर रीड। सिमिलरली लिखते हैं शशि थरूर अपनी बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस में कि अगर हम 100 ईयर्स देखें आफ्टर प्लासीज, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी इतनी बड़ी आर्मी थी, एंड हम देखेंगे कि 19th सेंचुरी तक वो बैकिंग ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड जो पार्लियामेंट थी उनकी, उन्होंने कैसे कंट्रोल किया हमारे मोस्ट ऑफ द इंडिया पर। कंपनी कैसे कॉन्कर करती है और ऑब्जॉर्व कर लेती है इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस स्टेट्स को, जो हमारे भारतीय छोटे छोटे नेटिव स्टेट्स थे, सबको ऑब्जॉर्व कर लेती है, और कैसे अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उन पर थोप देती है, कैसे उनके गवर्नर जनरल अपॉइंट होते हैं लंदन से, जो आकर यहाँ पर हमारी पूरी इंडियन लाइफ को कंट्रोल करने लगते हैं। ये तो था ऑल अबाउट सब्सिडरी अलायंस और कैसे स्लोली स्लोली उनके क्लचेस बढ़ते जा रहे थे। लेट्स लर्न अबाउट अनदर पॉलिसी, जो कि है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो अगर हम आसान शब्दों में कहें, अगर कोई राजा है कोई स्टेट का और उनका कोई अडॉप्टेड सन है, ठीक है, और वो कहते हैं कि वो होगा उनका एयर, यानी उनके बाद उनका अडॉप्टेड सन गद्दी पर बैठेगा, ओके, बट ऐसा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा स्टेट में। अगर आपकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप अपने अडॉप्टेड सन को दे पाएंगे, लेकिन अगर आप कहेंगे राजा है, कोई स्टेट है आपका, सो आपको आपका बायोलॉजिकल बेटा ही होना चाहिए, अडॉप्टेड सन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब अगर हम बात करें, इट वॉज फॉर द पैरामाउंट पावर टू डिसाइड, ये ब्रिटिशर्स डिसाइड करेंगे वेदर टू बेस्टो द स्टेट, क्या स्टेट को अडॉप्टेड सन को देना है या फिर उसे अपने कब्जे में ले लेना है। ये जो पॉलिसी है, जो डॉक्ट्रिन है कि अडॉप्टेड सन को राइट नहीं है, ये कहा जाता है कि बेस्ड है हिंदू लॉज में और इंडियन कस्टम्स पर, कि जो घर का बड़ा बायोलॉजिकल बेटा होगा वही राज करेगा। बट अगर हम हिंदू लॉ में भी देखें तो ये बहुत ही इनकॉन्क्लूसिव है, ये पॉइंट, ये बहुत क्लियरली स्टेट नहीं करता है कि ऐसा होगा या वैसा होगा, ये इन सम बिटवीन डिलेमा में ही सिचुएशन है। इंस्टेंसेस ऑफ इंडियन सॉवरेन जो है अनेक्सिंग द स्टेट ऑफ हिज वेसल्स ऑन अकाउंट ऑफ लैप्स वर रादर रेयर। लेकिन अगर हम हमारी हिस्ट्री को देखने की कोशिश करें और समझे कि क्या ऐसा भारत की हिस्ट्री में होता था कि जो नीचे के वेसल स्टेट्स होते थे उन्हें ये कहकर लैप्स करना मतलब अपने कब्जे में ले लेना किया जाता था, तो हमें बहुत रेयर, बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। अगर हम महाराजा रंजीत सिंह की बात कर ले फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कई रियासतों को, अपने फ्यूडेटरीज को, अपने अंडर की स्टेट्स को, प्रिंसिपैलिटीज को इस अकाउंट पर लैप्स किया है, कब्जे में लिया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पर। हम अब कंपनी की बात करें तो 1820 में उन्होंने भी कई पेटी छोटे छोटे स्टेट्स को
उनका कोई एयर ना होने की वजह से, कोई गद्दी पर बायोलॉजिकल एयर ना होने की वजह से अपने कब्जे में लिया है। दो ये जो पॉलिसी है ये एट्रीब्यूट की जाती है डलहौजी के जरिए कि ये उन्होंने इसे शुरू किया, ही इज द इन्वेंटर ऑफ इट। हालांकि वो इसके ओरिजिनेटर नहीं है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। ये एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि इनकी गवर्नर जनरलशिप के दौरान ऐसे बहुत से केसेस होंगे जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स वी नो दैट डलहौजी वाज अ एक्सपांशनिस्ट, वो कोई मौका नहीं छोड़ेंगे एक्सपांशन करने का, और उन्होंने बहुत जील दिखाई इसे एनफोर्स करने में, और जिसकी वजह से हम जानते हैं कि कितनी ज़्यादा टेरिटरी एक्सपांड हुई। विल कम बैक टू अवध आफ्टर डीलिंग विद द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो Dalhousie in turn acted on the general principle of annexing if he could do so legitimately. उनका जो मेन प्रिंसिपल यही था कि आप जितनी भी टेरिटरी एक्सपांड कर सकते हो ऑन द शोइंग इट लेजिटिमेट, डू इट। अब कौन से थे ऐसे लैप्स स्टेट जो ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लिए बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? सो हम देखेंगे कि डलहौजी के टर्म में कई रूलर्स ऐसे थे जिनकी का देहांत हो गया और उनका कोई मेल बायोलॉजिकल सन नहीं था, और ऐसे इन टोटल हम देखेंगे 7 स्टेट्स जो डलहौजी के टाइम पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में आ जाते हैं। अभी आपको यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स है इनका सीक्वेंस नाम याद रखना ज़रूरी है, एंड इवन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑल्सो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि है सतारा, झांसी, नागपुर, और अगर हम छोटे किंगडम्स की बात करें तो जेतपुर, संभलपुर, बगत, इन सभी स्टेट्स को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए ही अपने कब्जे में लिया गया। फॉर एग्जांपल झांसी की अगर हम बात करें तो 1857 में जब रिवोल्ट होगा, सो रानी लक्ष्मीबाई का रिवोल्ट में पार्ट लेने का सबसे बड़ा रीज़न यही होगा कि उनके अडॉप्टेड सन को उनके हस्बैंड की डेथ के बाद झांसी का लीगल एयर नहीं माना जाएगा और उसे अनेक्स करने की कोशिश की जाएगी, लैप्स करने की कोशिश की जाएगी, जिसका मुकाबला रानी झांसी कितनी ब्रेवली करेंगी। लॉर्ड डलहौजी ने एक जो बहुत बड़ा ब्लंडर किया था वो था अनेक्सेशन ऑफ अवध 1856 में, और उसकी वजह से उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को डिपोज कर दिया, उन्हें थ्रोन से उतार दिया, ये कहकर कि आप सही से गवर्नमेंट नहीं कर रहे हैं, यू आर मिस गवर्निंग द स्टेट, इसलिए हम ये स्टेट आपसे ले रहे हैं। सो इन टोटल डलहौजी ने 8 स्टेट को अपने टेन्योर में, अपने कार्यकाल में अनेक्स किया था। He annexed some 250,000 square miles of the territory of India. उनका जो रेन है ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश पावर विच बिगैन विद द विक्ट्री ओवर सिराजुद्दौला। यानी अगर हम प्लासे से देखें और हम देखें कि डलहौजी के टाइम तक तो इतना ज़्यादा एक्सपांशन हो चुका था कि जिसकी कोई लिमिट ना रही। हमने यहाँ पर जस्ट एक पासिंग रेफरेंस में देखा कि अवध के नवाब को डिपोज कर दिया गया और कहा गया कि मिस गवर्नमेंट के बेसिस पर वो किया जा रहा है, बट लेट्स एक्चुअली सी कि क्या था अनेक्सेशन ऑफ अवध। सो अवध जो है ये बहुत ही ओल्डेस्ट सर्वाइविंग स्टेट है और ये सब्सिडरी अलायंस के अंडर था, और इसका बहुत ही क्रूअल इम्पैक्ट ऑफ कोर्स पड़ेगा वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे, और बड़ा ही माल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था क्योंकि वहाँ के जो नवाब्स थे वो इतने केयरलेस थे और इतने एक्स्ट्रावेगेंट थे, दैट मीन इतने शाहाना खर्च थे उनके, और ये चलेगा 80 साल तक। अब इसका नतीजा ये होगा कि वहाँ के जो लोग होंगे वो सफ़र करेंगे, उन्हें हेवी टैक्स भी देना पड़ रहा है जो कि नवाब उन पर डाल रहे हैं, साथ ही साथ जो इलीगल नवाब के ऑफिशियल हैं, उनके जो नोबल्स हैं और जो उनके ताल्लुकादार हैं वो ऊपर से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। अब इसकी वजह से बहुत ही क्रॉनिक बैंकरप्सी हो जाएगी, दिवाला निकल जाएगा स्टेट का, और ट्रेजरी हो जाएगी बहुत ही खाली। अब जब ट्रेजरी में पैसा नहीं है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सब्सिडरी ट्रूप्स की मैनेजमेंट का पैसा कैसे दिया जाएगा? सो द लार्ज कंट्रीब्यूशन वाज रियलाइज्ड बाय लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एमस्ट एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब क्या होगा कि नवाब का जो को कहा जाएगा कि ही इज़ नॉट एबल टू रूल इट,
तो डलहौजी करेंगे स्लीमैन को, जो कि अवध में सब्सिडरी अलायंस के अंडर रेसिडेंट थे, उनके दरबार में कि आप एक टूर लीजिए थ्रू आउट द अवध स्टेट और क्या एक्चुअल सिचुएशन है आप हमें बताइए। ऑफ कोर्स इज गोइंग टू सबमिट अ रिपोर्ट जिसमें बताएंगे कि कंडीशन इज वेरी एनार्किकल, बहुत बुरी हालत है। उसके बाद जो रेसिडेंट आएंगे 1854 में, उनका नाम होगा आउटरैम। सो वो भी एक रिपोर्ट पेश करेंगे और वो भी बिल्कुल अपनी प्रेडेसेसर की जैसी होगी, जैसे कि स्लीमैन ने कहा था कि एनार्की है, बहुत केओस है, नथिंग इज गोइंग फाइन। अब डलहौजी यहाँ पर थोड़ा हेजिटेट करेंगे, थोड़ा चाहेंगे कि वो एक्सट्रीम स्टेप ना ले। क्या है एक्सट्रीम स्टेप? कि डायरेक्टली एनेक्स कर लेना अवध को। वो सोचेंगे कि कुछ और किया जाए। सो वो सोचेंगे कि परमानेंट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए जिसमें नवाब को हम नाम का टाइटल, रैंक और पोजीशन रखेंगे, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उनके इंग्लैंड में, वो ऑर्डर इसके अगेंस्ट करेंगे और वो कहेंगे कि आप कंप्लीट एनेक्सेशन करो एंड अबॉलिशन ऑफ थ्रोन, दैट मीन्स वाजिद अली शाह को डिपोज करो और उन्हें कोई रैंक कुछ नहीं दिया जाएगा। एंड ऑफ कोर्स द नवाब रिफ्यूज टू साइन द ट्रीटी, कि वो अपने राइट्स नहीं देंगे। सो उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें कैद में डाल दिया गया कलकत्ता में। और ये कहलाया जाता है बहुत बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर, क्योंकि इसका नतीजा ब्रिटिश को देखने को मिलेगा रिवोल्ट ऑफ 1857 में, क्योंकि लोग इतने नाराज हो जाएंगे जब उनके नवाब के साथ ये हालत की जाएगी और जब उनके स्टेट को अनेक्स कर लिया जाएगा मिसमैनेजमेंट के ग्राउंड पर। और 1857 में हम देखेंगे अवध कितना बड़ा रोल प्ले करता है।